नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के पीवाईक्यूज को सोल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में हम 2023 का पेपर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्व के लेक्चर्स में हम प्रश्न संख्या 2 तक हल कर चुके हैं पेपर 1 में। आज हम प्रश्न संख्या 3 को देखने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके अलावा भी हमने सन 2016 से लेकर के 2022 तक के सभी प्रश्न पत्रों को हल किया है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा 2023 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए एक बारी से। जब आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो आगे की भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो उनमें डिस्कस किया जा चुका है वो आगे नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं संस्कृत में, ये आपको भी ज्ञात है। नहीं है ज्ञात तो अब ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं कि 2023 में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हाल ही में पेपर हुआ है ये। तो प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को आंसर करिए। पहला प्रश्न है इसमें, संस्कृत कथा साहित्य अवलंबे एको निबंधो लेख्यः, अर्थात संस्कृत कथा साहित्य पर अवलंबित या आश्रित एक निबंध लिखिए। तो देखिए, इस पर ध्यान देने योग्य वाली बात है वो है कथा साहित्य, संस्कृत कथा साहित्य। यदि आपने ये सोचकर भी प्रश्न को आंसर किया कि संस्कृत साहित्य, तो आप संस्कृत साहित्य पर जा लिख देंगे। अतः यहाँ पर जो मेन शब्द है वो है कथा। अतः कथा साहित्य पर आपको ये प्रश्न पूछा गया है, इसी पर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो कथा साहित्य की यदि हम बात करें तो संस्कृत गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कथा और आख्यायिका, और ये तो चीज नॉर्मल है, आपको भी ज्ञात होगा। ठीक है, अब यहाँ पर विशेष रूप से कथा साहित्य की बात हो रही है तो इसी पर हम फोकस करेंगे। कथा जो है वो कल्पना पर आधारित होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और आख्यायिका होती है, इतिहास प्रसिद्ध होती है। वस्तुतः संस्कृत कथा साहित्य जो है, ये कथा, ये भी 2 भागों में विभक्त है। पहला तो है नीतिगत कथाएं, ठीक है, और दूसरा है लोक कथा। तो नीतिगत कथा ये जो है ये इनका विकास हुआ बालकों को नीति ज्ञान देने के लिए। ठीक है, नीति गत बातें इनमें बताई जाती है। इसमें राजनीति और लोक व्यवहार के गूढ़तम रहस्यों को या तत्वों को सरल रूप से बताया जाता है। और इसमें एक विशेष बात यह भी है नीति कथाओं में कि इसके जो पात्र है वो मनुष्य न हो करके पशु पक्षी और जानवर होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं, पंचतंत्र हितोपदेश नीतिगत संबंधित प्रमुख कथा है, मतलब प्रमुख कथाएं हैं। ठीक है, और लोक कथाएं जो होती है, ये लोक कथाएं ये मनोरंजन के लिए विकसित होती है, कवि कल्पित ये कथाएं अद्भुत है। अधिकांश लोक कथाओं का जो उपजीव्य ग्रंथ होता है वो होता है गुणाढ्य की बृहत कथा। ठीक है, गुणाढ्य की बृहत कथा को माना जाता है। इसके भी 3 रूपांतर देखने को मिलते हैं, बृहत कथा श्लोक संग्रह, बृहत कथा मंजरी और कथा सरिसागर। इन 3 के अतिरिक्त भी संस्कृत कथा साहित्य में अनेक लोक कथा ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें कुछ संक्षिप्त वर्णन, मतलब जैसे मैं बता दूं, एक तो पुरुष परीक्षा है, ठीक है, और वेताल विशंतिका कथा, जिसमें 25 रोचक कथाओं का एक संग्रह है। ठीक है, और भी कहीं सारी है, शुक सप्तति है। तो ये कथाएं लोक कथाएं हैं। और पंचतंत्र और जो हितोपदेश है ये नीतिगत कथाएं हैं। तो पंचतंत्र के विषय में भी आप मतलब बता सकते हैं। पंचतंत्र जो है एक नीतिगत साहित्य का एक प्राचीन है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना 3वीं शताब्दी के पूर्व में की गई थी और इसके लेखक जो है पंडित विष्णु शर्मा है, ये आपको भी ज्ञात है। यह ग्रंथ सामान्य जनों के उपयोग को ध्यान में रखकर लिखा गया है और यह ग्रंथ विश्व में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है।
दक्षिण भारत में महिलारोप्य नामक नगर के राजा अमरकीर्ति के 3 पुत्र थे जो महामूर्ख व शास्त्र विमुख थे। उन्हें विद्या सिखाने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ी। अनेक विद्वान आए और उन्होंने उन राजकुमारों को शिक्षित करने व ज्ञान देने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। ठीक है, तब विष्णु शर्मा ने कथाओं के माध्यम से उन्हें शिक्षित किया और इन्हीं कथाओं का संकलन पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस ग्रंथ की उपादेयता को दृष्टि में रखकर स्वयं कवि ने कहा है, अधीते च इदम नित्य नीति शास्त्रम शृणोति च न पराभवम आपनोति शक्रादपि कदाचन। ठीक है, तो ये जो नीतिगत और लोक कथा मतलब नीतिगत कथा और लोक कथा, ये 2 प्रकार की कथाएं हैं। इनका साहित्य आपको बताना है उदाहरण दे दे करके कि नीतिगत कथाओं के अंतर्गत किस प्रकार की कथाएं आती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। लोक कथा कल्पना पर आधारित होती है, तो इनका उपजीव्य बता सकते हैं आप, इनकी क्या विशेषता होती है। ये चीज ही यहाँ पर आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बतानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रियांक पालिव विमर्द हृदयान कालिदासाद अपरस्य वाणी उक्तिर इयम समीक्षणीया। अर्थात प्रियांक पालिव विमर्द हृदयान कालिदासाद अपरस्य वाणी, यह उक्ति है, इसकी समीक्षा करनी है। तो यह उक्ति विशेष रूप से कालिदास के विषय में कही गई है, मतलब एक किंवदंती के तौर पर, और उसी का एक पार्ट यहाँ पर प्रश्न के तौर पर दिया गया है। वैसे तो ये पूरा एक श्लोक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोटेशन में जरूर आप इसको कोट करिए। ठीक है, श्लोक है, अस्पृष्ट दोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघै। ठीक है, ये प्रथम पंक्ति है और द्वितीय पंक्ति इसमें दी गई है प्रश्न में, तो आप देख लीजिए, प्रियांक पाली विमर्द हृदयान कालिदास अपरस्य वाणी। इसका पूरा अर्थ यह है, इस प्रकार से है कि अस्पृष्ट जो दोष हैं, यानी कि जिनको छुआ नहीं गया है, अछूते दोष नलिनीव दृष्टा, नलिनी मतलब कमल के समान, नलिन ईव यानी कमल के समान दृष्टा दिखाई देते हैं। ठीक है, हारावलीव ग्रथिता गुणौघैः, यानी सद्गुणों की धारा से ग्रथिता मतलब गुथे हुए, हारावलीव हार के समान, यानी कि अछूते दोष कमल के समान, जिन दोषों को छुआ नहीं गया है या उनके विषय में अभी कोई बात नहीं हुई है, वह कमल के समान, और सद्गुणों की धारा जो है, ठीक है, गुणौघैः मतलब सद्गुण, इसका अर्थ है सद्गुण। तो सद्गुणों की धारा से ग्रथिता मतलब गुथे हुए, हारावलीव हार के समान दिखाई, दृष्टा मतलब दिखाई देते हैं। यह प्रथम पंक्ति का अर्थ है। द्वितीय पंक्ति है, प्रियांक पाली विमर्द हृदयान कालिदासाद अपरस्य वाणी, मतलब कालिदास के अलावा, समझने की कोशिश कीजिए, ये कालिदासाद अपरस्य है। ठीक है, यानी कि कालिदास से अन्य कोई भी ऐसा कवि नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कि उसकी वाणी को उसकी प्रेमिका प्रियांक पालिव, प्रियांक का मतलब होता है मतलब प्रेमिका। ठीक है, तो प्रियांक पालिव प्रेमिका की, पालिव मतलब गोद के रक्षक की तरह, विमर्द हृदय मतलब कुचलना या रगड़ना, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कुचलना। ठीक है, मतलब नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता था। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो कवि कालिदास जी हैं, उनकी वाणी के विषय में बात की गई है, मतलब एक तरीके से उपमा देते हुए कहा गया है कि कालिदास जी के अलावा अन्य कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी वाणी उसकी प्रेमिका की गोद के रक्षक की तरह उसको कुचलती नहीं है। ठीक है, तो यही एक कवि हैं जिन्होंने अपनी जितने भी मतलब इनकी रचनाएं रही हैं कालिदास जी की, उनमें विशेष रूप से श्रृंगार रस को आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। तो आप देखते हैं प्रेमिका के विषय में बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, प्रकृति का अच्छा वर्णन करते हैं, उपमाएं अच्छी अच्छी देते हैं। ठीक है, इनकी जितनी भी कृतियां आप देखेंगे तो इनकी वाणी को प्रेमिका की गोद का रक्षक बताया गया है, और ये इस तरीके से नहीं कुचली गई है, मतलब इसको कुचला नहीं जा सकता है इनकी वाणी को, क्योंकि इनकी वाणी प्रेमिका की गोद की रक्षक है। तो इस तरीके से यहाँ पर उनकी वाणी की विशेषता को बताया गया है। यह आपको इस प्रश्न में पूरा आप चाहे तो श्लोक कोट कर दीजिए, या ये पंक्ति तो आपको जरूर कोट करके अर्थ बताना चाहिए। ठीक है, और उनकी वाणी के विषय में उनके क्या क्या मतलब विशेषताएं हैं वो आप बताइए, इस प्रश्न में सटीक रहेगा एकदम से। ठीक है, तृतीय प्रश्न है दोस्तों, रामायणस्य उपजीव्यता विवेचनीया, अर्थात रामायण की क्या उपजीव्यता है, इसका विवेचन करना है। तो सर्वप्रथम तो यह प्रश्न रामायण से संबंधित है, और रामायण एक इतिहास प्रसिद्ध काव्य है। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत रामायण प्रथम काव्य या महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, यह आपको जरूर ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें रामायण एक उपजीव्य काव्य क्यों है, यही प्रश्न है। लौकिक संस्कृत साहित्य के गौरवमयी परंपरा में महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण को आदि काव्य के रूप में जाना जाता है, यह आप सब जानते हैं। ठीक है, महर्षि के मुख से ही संस्कृत की प्रथम कविता निर्गत हुई थी, और वह प्रथम श्लोक से महर्षि स्वयं आश्चर्यचकित हो गए थे। महर्षि के समक्ष शब्द ब्रह्म का प्रकाश आविर्भूत हो चुका था, और यह जो श्लोक है ये एक बहुत मतलब विशेष श्लोक है, और ऐसा कहा जाता है कि यही एक प्रथम श्लोक रहा है संस्कृत साहित्य के। हालांकि वेद पुराणों में भी देखने को मिलता है, लेकिन हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो उसमें यह पहला काव्य है, और इस पहले काव्य का प्रारंभ मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमा शाश्वती समा नामक श्लोक से होता है। ठीक है, रामायण में वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्री राम का उपाख्यान मतलब किया है, रामायण लिखी है, ऐसा वर्णन है। और ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे, तो वो जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेला, एक निषाद है, बहेलिया जो होते हैं, एक निषाद, उसने प्रेममग्न क्रौंच, क्रौंच पक्षी का तात्पर्य है सारस, तो क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। ऐसी मान्यता है, कहीं कहीं पर मादा का नाम लिया जाता है, कहीं कहीं पर नर, परंतु नर का ही मतलब विशेष रूप से हम मानेंगे, क्योंकि ये तो क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि। ठीक है, शाश्वती समाह, तो यहाँ पर मादा पक्षी का विलाप देखने को मिलता है इस श्लोक के अनुसार। तो इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगता है। इसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठती है, और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही ये श्लोक फूट पड़ा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधिः काम मोहितम, अर्थात हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं, कि यह रचा, और आदि वाल्मीकि के नाम से यह अमर हुआ। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो उपजीव्य जो है क्यों है, अब ये ठीक है उन्होंने लिख दिया, आदि काव्य के नाम से प्रख्यात हो गया रामायण। उपजीव्य क्यों है ये भी बताना है, क्योंकि ये एक इतिहास प्रसिद्ध सर्वप्रथम महाकाव्य रहा है। तो संस्कृत के जो परवर्ती कवि रहे हैं उन्होंने रामायण, और एक और ग्रंथ है महाभारत भी इतिहास प्रसिद्ध ही है। ठीक है, तो विशेष रूप से रामायण पहला ग्रंथ रहा है, त्रेता युग का इसमें वर्णन मिलता है। तो रामायण में जो भी कुछ कुछ अंश हैं उनको ले लेकर अन्य अन्य कवियों ने अपनी कृतियां लिखी है, मतलब रचनाएं की हैं। ठीक है, उनके आधार पर कोई नाटक लिख रहा है, कोई महाकाव्य लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। जैसे कालिदास जी ने रघुवंशम लिख दिया, ये तो पूरा रघुवंशम पर ही आधारित हो गया कि रघुवंशियों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो ये बात मैं कहना चाह रही हूँ कि जो उपजीव्यता है उसका यही एक तात्पर्य है कि परवर्ती कवियों ने यहाँ से संस्कृत साहित्य में रामायण के कुछ कुछ अंशों को लेकर के, कुछ कुछ प्रसंगों को लेकर उन पर एक अपना प्रमुख काव्य लिखा है। अब देखिए यहाँ पर उपजीव्य शब्द आया है, तो उपजीव्य
का तात्पर्य आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए जो अपेक्षणीय है वह है उपजीव्य, ठीक है, तथा जो अपेक्षा करता है वह उपजीवक है। अर्थात जिस पर निर्भर रहा जाए वह तो उपजीव्य है, जैसे कि यह रामायण, इस पर निर्भर अनेक महाकाव्य, नाटक, काव्य इत्यादि देखने होते, तो ये जो हो गया उपजीवक। और जो इससे जो रचनाएं लिखी गई है उनको हम उपजीव्य कहते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण का उपजीव्य है और अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का उपजीवक है। यह मैंने एक उदाहरण दिया है, तो आप चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके विषय में कौन कौन सी उपजीव्य काव्य रहे हैं उनके विषय में बता सकते हैं। मतलब रामायण पर आधारित कुछ ग्रंथ व ग्रंथकारों के नाम आप बताइए। जैसे भास के 2 रूपक है, प्रतिमा नाटक एवं अभिषेक नाटक, ठीक है। भवभूति कृत 2 रूपक है, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, तो पूरा उत्तर रामायण से ही संदर्भ लिया है, कुछ कुछ परिवर्तन किए हैं, ठीक है। इसके अलावा राजशेखर का बाल रामायण है, और भी आपको मिलेंगे, जैसे मुरारी का अनर्घ राघव है, शक्तिभद्र का आश्चर्य चूड़ामणि है, ठीक है, चूड़ामणि, और कालिदास जी का रघुवंशम है, ठीक है। तो ये कुछ आपको यहाँ पर ग्रंथों के नाम बताने हैं जो कि रामायण पर आधारित हैं। तो क्या क्या चीजें इसमें लिखनी है, और मां निषाद वाला श्लोक आप जरूर कोट कीजिए, तभी ये काव्य की पूर्णता सिद्ध हो पाएगी। क्यों ये उपजीव्य है, क्या इसकी विशेषता है, वो जरूर बताइएगा पहले। अंतिम प्रश्न है, संस्कृत मुक्त काव्य नाम समीक्षा विधेय, मतलब संस्कृत मुक्त काव्यों की समीक्षा विदित करिए। संस्कृत मुक्त काव्यों का समीक्षा प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में बहुत से मुक्त काव्य लिखे गए हैं, और एक अग्नि पुराण में मुक्त काव्य के विषय में ऐसा कहा गया है कि मुक्त काव्य वो है जिसका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र रूप से अपने सर्वांगीण अर्थ प्रकाशन में पूर्ण समर्थ होकर सहृदयों में चमत्कार का अध्यायक होता है, ठीक है। इसके एक पद्य का दूसरे पद्य से कोई संबंध नहीं होता है। और केशव मिश्र ने अपने एक मुक्त काव्य है शब्द कल्पद्रुम, उसने बताया है कि जो पद्य अर्थ के पर्यवसान में तथा रस की चरवड़ा में दूसरे पर बिना अपेक्षित स्वतः पूर्ण हो उसे मुक्त काव्य कहते हैं। तो मुक्त काव्य में रस, चमत्कार और समस्त विशेषताओं का समाहार अपेक्षित है। इसकी विशेषताओं में आप शब्द गुम्फन वैशिष्ट्य बता सकते हैं, ध्वनि विशेषता तथा परस्पर निरपेक्षता, रमणीयता एवं रस चरवणता आवश्यक होती है। रस की अनुभूति के द्वारा सहृदय की मतलब हृदय मुक्तता आवश्यक है। तो संस्कृत साहित्य में मुक्तक काव्यों के अतिशय उत्कर्ष ने ही कवि और काव्य को प्रतिष्ठा दी है। इन मुक्तकों को सुक्तियां भी कहते हैं, और दंडी ने काव्यादर्श में ऐसे सुक्ति रत्नों से परिपूर्ण प्राकृत महाकाव्य सेतुबंध का उल्लेख किया है, ठीक है। और बिल्हण ने भी विक्रमांक देवचरित में काव्य के आलोचकों को अपनी सुक्ति रत्नों की कसौटी के लिए आहूत किया है। और मुक्तक रचना करने वाला जो कवि है तथा प्रबंध काव्य के रचयिता, ये दोनों ही नीति, धर्म तथा व्यवहार संबंधी ऐसी रचनाएं पद्यों में करते हैं जिनको अकेले भी सभाओं में सुनकर आनंद लिया जा सकता है। और भर्तृहरि मुक्त काव्य परंपरा के अग्रणी कवि हैं। तो भर्तृहरि के मुक्त काव्य आपको देखने को मिलते हैं, श्रृंगार शतक है, ठीक है, नीति शतक है। तो इनका ये मतलब मुक्त काव्य है, उनकी रचनाओं में मुक्त काव्य की सभी विशेषताएं देखने को मिलती है। ये बात ध्यान रखिए कि भर्तृहरि जो है मुक्त काव्य के पहले कवि ऐसे माने जाते हैं या अग्रणी कवि माने जाते हैं। उनकी कृतियों की कुछ सुक्तियों को आप यहाँ पर जरूर कोट कीजिए, जो कि नीति शतक में आपने पढ़ी है क्लासेस के दौरान। प्रश्न पत्र 2 में आपकी नीति वाला मतलब नीति शतक है, तो वहां पर आप पढ़ते ही हैं, उसी से संबंधित आप यहाँ पर सुक्तियां कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुक्त काव्य की विशेषता बताइए। पहले तो बताइए कि मुक्त काव्य होते क्या हैं संस्कृत में, और किस टाइप के होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो इस प्रश्न के अंतर्गत आपको लिखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्नों का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 में कि किस तरीके से इनको हल करना है। यदि कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, आपको अभी भी कोई चीज समझ में ना आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको हेल्प मिलती है, तो आप इनको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं संस्कृत के साथ, उनको शेयर कीजिए।
और सब्सक्राइब करिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, ऐसे वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहे। नमामि संस्कृतम।